हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पहले हम आगे लेसन पढ़ेंगे और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे लेसन पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आतंक राज। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोल चाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर, महाशय एवं मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सीतोयेन नागरिक एवं सीतोयेन नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। स्वतंत्रता, लिबर्टी क्या है? दो परस्पर विरोधी विचार। क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेसमोलिन्स ने सन 1793 में यह लिखा। इसके कुछ ही दिनों बाद आतंक राज के दौरान उसे फांसी दे दी गई। कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है। पर सत्य कुछ और है। स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है। यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। आप शायद अपने सभी दुश्मनों का सिर काट देना चाहते हैं। क्या इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है? क्या किसी व्यक्ति को, उसके दासियों, सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव है? 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया, जो ले मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा। उसी भाषण का एक अंश लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों का विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। क्रांति के दौर में लोकतांत्रिक सरकार आतंक का सहारा ले सकती है। आतंक बस कठोर, तुरंता और अनम्य न्याय है, जिसका प्रयोग पितृभूमि की अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया ही जाएगा। आतंक के जरिए स्वतंत्रता के दुश्मनों पर अंकुश लगाना गणतंत्र के संस्थापक का अधिकार है। बच्चों, आज लेसन हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, जैकोबिन क्लब पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, राजनीतिक क्लब उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक स्थल बन गए जो सरकार की नीतियों पर चर्चा करना चाहते थे।
और अपनी रणनीति की योजना बनाई जाती थी। इनमें सबसे सफल क्लब जैकोबिन का था, जिसे इसका नाम पेरिस के धार्मिक भवन सेंट जैकोबिन से मिला था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध वर्ग से संबंध रखते थे, जैसे कि छोटे दुकानदार, कारीगर, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले, नौकर तथा दैनिक मजदूर आदि। उनके नेता का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। गोदी का काम करने वाले कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून उनकी पोशाक का हिस्सा थी। उन्होंने ऐसा समय को समाज के फैशन परस्त वर्ग से अलग रखने के लिए किया। कुलीन, जो कि घुटनों तक की ब्रीचेस पहनते थे, यह घुटनों तक की ब्रीचेस पहनने वाले लोगों की सत्ता समाप्ति की घोषणा करने का उनका तरीका था। इन जैकोबिन लोगों को सौजन्य कुलोत के नाम से जाना जाने लगा, जिसका शाब्दिक अर्थ था बिना घुटने वाले। सौजन्य कुलोत लोग इसके अतिरिक्त एक लाल टोपी भी पहनते थे, जो आजादी का प्रतीक थी। प्रश्न नंबर 12 है, फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, नंबर 1, फ्रांस में राजशाही का अंत हो गया, फ्रांस गणतंत्र बन गया। नंबर 2, पुरुष एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा भी फ्रांसीसी क्रांति की देन थी, जिसने समानता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार दिए। नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति ने जनता की मांगों का समर्थन किया, दैवीय अधिकार के विचार, सामंती विशेषाधिकारों, दासत्व तथा नियंत्रण की समाप्ति तथा सामाजिक उत्थान के लिए योग्यता को आधार बनाया। प्रश्न नंबर 13 है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा अंततः कैसे समाप्त हुई? उत्तर, दास व्यापार 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। बोदरे और नान्ते बंदरगाहों से फ्रांसीसी व्यापारी अफ्रीकी तटों के स्थानीय सरदारों के पास दास खरीदने के लिए जाते थे। दासों की दशा अति दयनीय थी। पूरी 18वीं शताब्दी के दौरान किसी ने उनकी शोचनीय दशा के बारे में सोचा भी नहीं। फ्रांस में दास प्रथा की आलोचना न्याय के बराबर थी। राष्ट्रीय सभा में इस विषय पर लंबी बहस हुई कि क्या उपनिवेशों में रहने वाले दासों सहित सभी फ्रांसीसी नागरिकों को पुरुषों के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, किंतु इसने कोई कानून पारित नहीं किया, क्योंकि इसे उन व्यापारियों से विरोध का डर था जिनकी कमाई दास व्यापार पर निर्भर थी। अंततः सन 1794 में कन्वेंशन ने सभी समुद्र पार फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों को मुक्त करने का कानून पारित किया, किंतु 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने पुनः दास प्रथा को प्रारंभ कर दिया। सन 1848 में सभी फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंततः इस बुरी प्रथा का अंत हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, क्रांतिकारी सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कौन से कानून लागू किए गए? उत्तर, निम्नलिखित कानून लागू किए गए। कै, सरकारी स्कूलों की स्थापना की गई तथा लड़कियों का स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया। ख, अब उनके पिता उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को आजादी से स्वीकार किया जाने वाला स्वैच्छिक अनुबंध बना दिया गया तथा इसका नागरिक कानून के तहत पंजीकरण किया जाने लगा। ग, तलाक को कानूनी मान्यता दे दी गई। वह महिला व पुरुष दोनों में से कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता था। घ, महिलाएं अब व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी या छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती थी। प्रश्न नंबर 15 है, किन परिस्थितियों में फ्रांस में जीविका संकट पैदा हुआ? उत्तर, फ्रांस की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी। यह 1715 में 2 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 1789 में 2 करोड़ 80 लाख हो गई। फलस्वरूप इससे खाद्यान्न की मांग बहुत तेजी से बढ़ी, इसलिए पाव रोटी की कीमत भी तेजी से बढ़ी, क्योंकि यह आम आदमी का भोजन थी। बहुत से कामगार कारखानों में मजदूरी का काम करते थे, जिनके मालिक उनकी मजदूरी निर्धारित करते थे, किंतु उनकी मजदूरी बढ़ती कीमतों के हिसाब से नहीं बढ़ रही थी, इसलिए अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ गई। जब कभी अकाल पड़ता या ओलावृष्टि होती तो फसल कम होने से स्थिति और बिगड़ जाती, इससे जीविका संकट पैदा हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, आर्थिक तनाव किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति में सहायक बनी? उत्तर, 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा तथा उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोनेट से शादी की। सत्तारूढ़ होने पर उसे शाही खजाना खाली मिला। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को एस्टेट्स के जनरल की सभा बुलाई।
प्रत्येक एस्टेट्स को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तृतीय एस्टेट्स ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय एस्टेट्स के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से वॉकआउट कर गए। फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पाव रोटी अधिकतर के भोजन का मुख्य भाग के भाव बढ़ गए। बढ़ती कीमतों व अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया तथा अमीर और गरीब के मध्य दूरी बढ़ गई। बच्चों, आज मैंने आपको इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।